नमस्कार। दूरदर्शन के प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, देखते देखते दुनिया का इतिहास बदल जाता है, भूगोल बदल जाता है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक गतिविधियाँ और तकनीकें भी बदल जाती हैं। अगर कुछ कालजयी है तो वो है साहित्य। साहित्य ना तो पुराना होता है, ना बदलता है और ना समाप्त होता है। इसीलिए आज आपको लिए चलते हैं साहित्य संसार में और वहाँ दर्शन कराएंगे आपको डॉक्टर रामदेव शुक्ल जी की साहित्य यात्रा की। डॉक्टर रामदेव शुक्ल जी माँ सरस्वती के वरद पुत्र और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रोफेसर शुक्ल, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानने समझने को बहुत सारी बातें हैं, पर आज आपसे केवल आपकी साहित्यिक यात्रा की हम बात करेंगे। तो आपकी साहित्यिक यात्रा कहाँ से और कैसे प्रारंभ हुई? मेरी साहित्यिक यात्रा विद्यार्थी जीवन में छिटपुट कहानी लेखन से शुरू हुई। वो विद्यालयों की पत्रिकाओं में, फिर उसके बाद विश्वविद्यालय की पत्रिकाओं में कहानियाँ छपती रहीं। लेकिन एक ऐसी कहानी छपी मेरी कलकत्ते की एक राजनीतिक पत्रिका में, चौरंगी वार्ता में जी, जिसमें उन लोगों ने ये सूचना देकर छापी कि हमारी पत्रिका काल्पनिक साहित्य नहीं छापती है, शुद्ध राजनीतिक पत्रिका है, लेकिन यह कहानी पिछले 50 साल के भारतीय गांव का एक ऐसा दस्तावेज है कि इसको हम अपवाद के रूप में छाप रहे हैं। वो कहानी ग्राम देवता थी, जिसे सारिका के संपादक कमलेश्वर ने पढ़ा और मुझे उन्होंने पत्र लिखा कि ये कहानी तो हमारे लायक थी, आपने राजनीतिक पत्रिका में क्यों छपवा दी? ग्राम देवता यही तो नहीं है? ये तो उपन्यास है। अच्छा, कहानी यही उपन्यास से ही बना है आगे। जी हाँ, अपनी बात आप बताएं। सारिका में जब ग्राम देवता कहानी छपी, उसी साल इमरजेंसी लगी थी, तो इतने पत्र आए मेरे पास और अधिकांश पत्रों में ये कहा गया कि ये इतनी बड़ी थीम है, इसको आप उपन्यास के रूप में विकसित कीजिए। तो मैंने कोई श्रम नहीं किया, एक तरह से मेरा आलस्य कहिए कि एक खंड उसको रहने दिया और 2 खंड और लिख डाले। अच्छा अच्छा। और वो उपन्यास के रूप में जो भी देखा आपने, ये 1982 में दिल्ली से छपा इंद्रप्रस्थ प्रकाशन से। तो इस तरह वो एक कहानी उपन्यास के रूप में परिवर्तित हुई और मेरा उपन्यास लेखन शुरू हुआ। बाद में और कहानियाँ लिखता रहा मैं, 5-6 संग्रह उसके आए, एक आध हैं, देखिएगा। मतलब पहली रचना जो आपकी रही वो ग्राम देवता रही, हाँ। भले उसका रूप परिवर्तित हाँ। होता रहा। प्रोफेसर शुक्ल जी, आपकी ख्याति भारत में तो बहुत ज़्यादा है ही है, विदेशों में भी है। आपको जो प्रसिद्धि मिली, जो इतनी ख्याति मिली, वो आपकी किस रचना से सर्वाधिक मिली? सबसे ज़्यादा इसी से मिली, ग्राम देवता से ही। क्योंकि ग्राम देवता हिंदी में लिखा गया उपन्यास था, लेकिन 1995 में देवरिया में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन हुआ जी। उसमें 300-400 लोग विदेश से आए थे। जितने देश हैं जो यहाँ से गिरमिटिया लोग गए थे, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, हॉलैंड, फिजी, तो उनसे वहाँ पर वो सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में मुझे भी जाना पड़ा था। तो उसके बाद मुझे उसके अध्यक्ष थे पंडित विद्वानदास मिश्र जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये उपन्यास तो हिंदी में तुमने लिखा है, लेकिन इसकी जो भावभूमि है वो भोजपुरी की है जी। तो इसको भोजपुरी में कर दो। अच्छा। तो और एक अंतर्राष्ट्रीय वही समकालीन भोजपुरी साहित्य करके पत्रिका निकलने लगी। तो पत्रिका के 11 अंकों में मैंने इसको फिर से भोजपुरी में लिखा। फिर से लिखने का मतलब ये था कि जब मैंने वो कहानी तो लिखी थी 1972-73 में,
ग्राम देवता कहानी, जी। और 75 में छपी थी वो सारिका में। हम्म। और तब से मेरा ये मानना है कि लेखक की विचारधारा जो भी हो, उसका आदर्श चाहे जो भी हो, लेकिन सामाजिक यथार्थ से उसे अछूता नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा पहले खंड का भोजपुरी करते हुए कि इसमें अब जो परिस्थितियां हैं वो इतनी बदल गई हैं कि वो केवल एक पात्र रह गया, हरख नारायण, जो उस वक्त BA LLB का पहले साल का विद्यार्थी था। और उसके बाद मैंने दूसरे खंड से उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, यानी समझिए कि ये जो 90 के बाद की जो भारतीय राजनीति की, समाज की, संस्कृति की स्थितियां हुई, उनके हिसाब से वो कहानी बढ़ती गई। केवल नाम रह गया ग्राम देवता और उसका एक पात्र रह गया, विद्यार्थी था उस वक्त, वो हरख नारायण। एक बात मुझे ध्यान आ रही है कि ये जो ग्राम देवता अभी आप बात कर रहे हैं और उसके पात्र की, तो इसको रचने की प्रेरणा, लिखने की प्रेरणा कहाँ से आपके दिमाग में? वो तो हमारे गांव से ही मिली। अच्छा। ये ग्राम देवता जो है, आप ध्यान दे रही होंगी, हालांकि कुछ लोगों के भ्रम हो गया कि ये देवताओं की बात इसमें होगी। ग्राम देवता उन पाखंडी ब्राह्मणों की कहानी है जिन्होंने जन्म लिया है ब्राह्मण के घर में, इसलिए वो अपने को सबसे ऊंचा मानते हैं, और कर्म उनके जितने हैं वो सब बहुत गंदे घिनौने कर्म हैं। तो यहाँ से हमारे अपने गांव की पंचायत से प्रेरणा, मुझे प्रेरणा का देखा मैंने कि हमारे गांव, हमारे ही दरवाजे पर, बड़ा दरवाजा है हम लोगों का, वहाँ पंच बैठे हुए थे और एक ऐसे किसान को जबरदस्ती उससे दंड वसूल किया जा रहा था जिसका कोई अपराध नहीं था। तो फिर उसी को लिखा मैंने, और वो बढ़ता चला गया। मतलब उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों ने आपको प्रभावित किया, जी। और इस तरीके से ये रचना हम सभी के समक्ष आ गई। आपकी ख्याति उपन्यासकार के रूप में, मतलब कई तरह से आपकी ख्याति है। अभी उपन्यासकार के पहलू पे मैं बात करने जा रही हूँ कि उपन्यासकार के रूप में आपकी ख्याति ज्यादा है, तो उपन्यास लिखने की, या उपन्यास हमें रचना चाहिए, उसकी प्रेरणा कैसे आपको मिली? वो तो बताया मैंने कि वही कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि बहुत सारे पत्र आए मेरे पास जिसमें आग्रह था कि इसको उपन्यास में बदलिए। और उपन्यास में बदलने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, वो नहीं किया मैंने। वो केवल 2 और लिख दिया, और वो 1982 में प्रकाशन संस्थान से दिल्ली से छपी, और उसके बाद फिर वो भोजपुरी करना पड़ा उसका। अच्छा, होता है कि जब हम कोई चीज करते हैं उस समय तो हमें एहसास नहीं होता कि ये चीज करना चाहिए था, या इसको और बढ़ाना चाहिए था, इसमें और भी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है इंसान उस हिसाब से बदलाव ले आता रहता है। उपन्यास की बात हो रही है, तो अभी तक आपके कितने प्रकाशित उपन्यास होंगे? अभी तक मेरे 14 उपन्यास प्रकाशित हैं जी, और 2-3 आने वाले हैं अभी, जो मतलब पाइपलाइन में है प्रेस वालों के। तो ये है। तो मैं चाहूंगी जो आपके 14 उपन्यास हैं उसमें से कुछ जो मुख्य उपन्यास हैं उनकी चर्चा हमारे दर्शकों को जरूर करें, क्योंकि होता ये है प्रोफेसर उसके शुक्ल बाद जी, ग्राम देवता के बाद तो मैंने एक जो उपन्यास लिखा उसका नाम था संकल्पा जी। फिर बाद में एक मन दर्पण मेरा उपन्यास है, वो भी बहुत चर्चित हुआ। वो अकेला उपन्यास है जिसमें स्त्री पुरुष संबंधों के त्रिकोण का मामला है, और उसमें गांव की चर्चा नहीं है। बाकी जितना लिखा मैंने उसमें सब में ग्रामीण यथार्थ का चित्रण है। उसके बाद मेरा उपन्यास आया एक तो अनाम छात्रा की डायरी। अच्छा। हाँ, जो विश्वविद्यालय के यथार्थ पर है, और वो 2 बार छपा, एक बार 2005 में और एक बार अभी 2017 में आया है, 17 या 18 में। एक उपन्यास मेरा ये जो पत्रिका है कथा देश, कथा देश के अक्टूबर 2018 के अंक में वो पूरा उपन्यास ही छापा उन्होंने। वसुंधरा नाम का उपन्यास छपा अभी 2-3 साल पहले जी। उसमें मेरे 2 छोटे उपन्यासों को एक साथ रखा गया। फिर एक उपन्यास आया मेरा 82 में अगला कदम जी। अब वो एक हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से हिंदी के 20 उपन्यासों का 2 भाग में संकलन छपा था जी। 10 दिगंत करके। उसमें पहले भाग में आगामी नाम से वो उपन्यास फिर छप के आया।
तो इस तरह चलती रही। मैंने अभी पिछले वर्ष आया है ये गुर्जरी, गुजरात की। गुर्जरी नीचे है। गुजरात एक ऐसा प्रांत है जहाँ की लड़कियां और लड़के भी कि बचपन से ही कितने स्वावलंबी हो जाते हैं, उसकी कथा है गुर्जरी। जैसे घरों में झाड़ू पोछा करने वाली लड़कियां 17-18 वर्ष की होते होते उनके बैंक अकाउंट में 15-20 लाख रुपया होता है। अच्छा। हाँ, जो लड़के कार पहुंचने का काम करते हैं वो 2-3 साल कार पहुंचने के बाद वो कोई सवेरे कार पहुंचने का काम करेंगे और दिन में तो कोई पढ़ाई ऑनलाइन करेंगे या कोई नौकरी करेंगे और देखते देखते वो लखपति हो जाते हैं। ये मतलब काम करने की ललक इतनी गुजरात ज्यादा है उन लोगों में। तो गुजरात के बच्चों की उद्यमिता पर ये उपन्यास है गुर्जरी। जी, अब ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे उपन्यासों की रचना आपने की है, लिखा है ने, इस समय वर्तमान समय में अभी क्या कोई उपन्यास लिख रहे हैं आप? अभी तो कई लिख रहे हैं, लेकिन अभी आया है एक उपन्यास भोजपुरी में जी, ये कविता और कुदाल। ये अच्छा। तमकुही के पास एक भोजपुरी के ऐसे विद्वान हो चुके हैं, अलंकार शास्त्र के और दोनों हिंदी भोजपुरी दोनों में लिखते थे वो। तो उनके जीवन पर आधारित ये उपन्यास है कविता और कुदाल। धरीक्षण मिश्र नाम था उनका। हाँ, ये नाम बहुत सुना हुआ है। हाँ, बहुत। हाँ। इनकी रचनावली 4 वॉल्यूम में छप चुकी है। जी, तो ये कविता कुदाल, और इस समय जो लिख रहे हैं उनमें से कुछ एक के नाम? इस समय एक उपन्यास तो मैं लिख रहा हूँ जिसका अभी नाम मैंने फाइनल नहीं किया है। एक मन में है अभी, दूध भाषा जी। एक नया शब्द मैं हिंदी को दे रहा हूँ, लेकिन अभी वो पाइपलाइन में है। कब प्रकाशक महोदय लेके आते हैं मुश्किल है कहना। और एक तो अभी छपने की स्थिति में है, वो हो सकता है कि 1-2-4 महीने में आ जाए। एक और उपन्यास मेरा जो उसका नाम नहीं दिया है मैंने, लेकिन वो काफ़ी कुछ तैयार हो चुका है। वो हो सकता है कि 1 साल के अंदर आ जाए वो भी। उपन्यासों की चर्चा के बाद अब हम कहानियों पे आएंगे। तो अमूमन जब आपका नाम बोला जाता है तो कथाकार प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी, अमूमन लोग यही बुलाते हैं। तो कहानियों के रूप में आपकी पहचान ज़्यादा है। तो कहानी संग्रह, अभी तक कितनी कहानी संग्रह प्रकाशित हैं और किस प्रेरणा से आपने उन्हें लिखना शुरू किया? यहाँ जो आप तिब्बती मेला लगाते थे सब, अब तो शायद वो खत्म हो गया। हाँ। तो उनकी तकलीफ पर किसी ने नहीं लिखा। अच्छा। वो कितने कष्ट से यहाँ व्यापार करते थे और पुलिस से लेकर के गुंडों तक से कैसे बचाओ। तो उजली हंसी की वापसी इस नाम से वो पहला संग्रह, इसके बाद आया संग्रह। और उसके बाद एक संग्रह आया माटी बाबा। माटी बाबा एक कहानी है, उसके नाम से एक संग्रह आया। फिर उसके बाद एक संग्रह आया नीलाम घर। इसमें नीलाम घर में जो शीर्षक कहानी है वो उच्च शिक्षा सेवा आयोग की धांधली पर है। वो कि किस तरह वो माने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का तिरस्कार करता है वो आयोग, और कैसे कैसे उसमें समीकरण होते हैं। उसके बाद ये संग्रह आया अपहरण। अपहरण ये आप लोगों को याद होगा, बिहार में अपहरण एक धंधे के रूप में विकसित हो गया था। जी हाँ हाँ। उसमें एक बहुत करीब के व्यक्ति के द्वारा बताई गई घटना पर वो है। उसमें एक जज का अपहरण कर लिया जाता है और वह जज जब छूट के आता है तो उसके सारे विचार अपराधी बन गए युवकों के प्रति बदल जाते हैं और वो तय करता है कि नहीं, ये अपराधी है ही नहीं, अपराधी वो हैं वो समाज है जिनकी वजह से इनको ऐसा करना पड़ता है। ये उसके बाद फिर एक और आया है पतिव्रता के बारे में। एक वाक्य में बता दूं कि पतिव्रता का जो कंसेप्ट है उसको मैंने चैलेंज किया है। क्योंकि पतिव्रता के बारे में लोग ये कहते हैं कि अगर स्त्री सपने में भी किसी पर पुरुष के साथ संपर्क करती है तो वो भ्रष्ट हो गई। मैंने इसको चैलेंज किया है कि ये गलत बात है। ये पुरुष वर्चस्व का
नाजायज फायदा उठाने का मामला है पतिव्रता। मतलब समाज के जो विभिन्न चीजें चल रही हैं, लगभग वो सारी चीजें आपके दिमाग में समय समय पे आती रहती हैं और वो कहानियों के रूप में संग्रहित होती रहती देखिए, हैं। मेरी जो मूल इंस्टिंक्ट है, प्रवृत्ति कहिए, जी। कि स्त्री को, वृद्धों को, बच्चों को, दलितों को किसी भी तरह सताने वाली जो व्यवस्था है, मैं उसका विरोध करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, और साहित्य से ही मुझे लगता है कि इस तरह के बदलाव आ सकते हैं, और आ भी रहा है, बहुत सारा बदलाव देखिए, बदलाव तो आ सकता है कि प्रेमचंद के बाद कुछ बदला तो है समाज, काफी बदला है। एकदम बदल गया है तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी बदला है। सदगत कहानी और उस पर फिल्म बनाई उन्होंने, सत्यजीत रे ने जी। उसके बाद अब छुआछूत का मामला बहुत कम रह गया, कम हुआ है। अब आप ट्रेन में, जहाज में, बस में, सिनेमा में, थिएटर में, यहाँ तक कि नौकरी की जगहों पर बैठते हैं तो अब कोई नहीं पूछता है कि तुम किस जात के हो। बिल्कुल। तो बदलाव तो आया है। ये उपन्यासों की बात हुई प्रोफेसर साहब, और कहानियों की बात हुई, और आप चूंकि भोजपुरी अंचल के हैं, हमारे पूर्वांचल के थाती हमारी माटी के लाल हैं, तो भोजपुरी से, जैसे आपने अपनी बात के प्रारंभ में भी कहा था, ग्राम देवता मैंने पहले लिखी, फिर उसका भोजपुरी अनुवाद किया, तो भोजपुरी में कितनी रचनाएं अभी तक आपकी आई, या क्या क्या काम आपने भोजपुरी के लिए किया है? भोजपुरी में एक संग्रह आया 2-3 साल पहले, सुग्गी। अच्छा। इसमें जितनी कहानियां हैं वो सब उन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं जहां भोजपुरी कोर्स में है जी। एक कहानी यहाँ के भी है, उसमें है। पहले तो यहाँ एक कहानी हमारी रजाई पढ़ाई जाती थी, अब उसके बदले एक दूसरी कहानी लगाई है कोई उन लोगों ने। तो ये सारी कहानियां कहीं न कहीं पढ़ाई जाती हैं। ग्राम देवता उपन्यास पढ़ाया जाता है, लेकिन अब वो है नहीं, अब जाके उसका संस्करण होने वाला है। तो और ये यही वाला जो कविता और कुदाल, ये उपन्यास आया उसका, और ये कहानी संग्रह है। सुग्गी नाम से मुझे ऐसा लग रहा है स्त्री प्रधान ही कहानी ये भी है। जाहिर है, उसमें सुग्गी नाम की एक कहानी है जी, जो वो लड़की अपने गांव की व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, जो छुआछूत से लेकर के स्त्री के लिए ये कि विवाह करना ही जीवन का लक्ष्य है, ये सब चैलेंज किया गया है उसमें। सुग्गी नाम की लड़की जो एसएसपी बन के आती है दिल्ली से, अपनी दादी से बातचीत में अपनी तकलीफें और दादी की तकलीफें, वो भारतीय, थोड़ी लंबी कहानी है वो, उस पर है वो। अच्छा। मतलब अमूमन जितना भोजपुरी आपका हुआ आया है, रचनाएं जितनी आई हैं, वो सारी क्या मतलब वो इसी तरह स्त्री प्रधान घटनाओं पे हैं, उनकी परेशानियों पे हैं? नहीं नहीं, जैसे जैसे एक कहानी उसमें चंपा प्रधान। अच्छा। चंपा प्रधान एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी है जो जब से प्रधानी आई तब से प्रधान बनते आए हैं, और सारा रुपया उसका अपने घर में और अपने बंगले बनवाने में खर्च करते रहे हैं, गांव के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने। उनकी पत्नी जब प्रधान बनती है तो निरक्षर है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की के संपर्क में आती है, एक महिला के संपर्क में, जो कहती है कि देखिए ये पैसा जो है कम से कम आप तो ठीक खर्च कीजिए। तो वो गांव के सामाजिक कार्यों में लगाती है और अपने पति से ही उसका संघर्ष होता है। तो ऐसी है। उसमें ऐसी भी कहानियां हैं जो ये जो गांव के शोषण के शहर के लोग आकर के किस तरह गांव को नष्ट कर रहे हैं, इस पर है ज्यादातर कहानियां। मैंने बताया ना कि हर तरह के शोषण के विरुद्ध मेरी कहानियां हैं। अब आप साहित्य संसार में, हम आपको आपका जो अगला पड़ाव है, अगला पहलू है, उस तरफ आपको लेके चलते हैं, आलोचना का पहलू। क्योंकि आलोचना भी, आपने बहुत सारे ग्रंथों की आलोचना की हुई है, तो आलोचनात्मक पक्ष भी आपका बहुत ही सबल है। तो किस तरह से आलोचना के क्षेत्र में आपका प्रवेश कैसे हुआ? देखिए, आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश का तो बड़ा मनोरंजक इतिहास है। मैं एमए फाइनल का विद्यार्थी था गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और तब साहित्य का केंद्र दिल्ली बिल्कुल नहीं हुआ था। साहित्य का केंद्र था इलाहाबाद और बनारस जी। अच्छी किताबें वहीं छपती थी। तो मुझे ध्यान है कि जो हम पहले विभागाध्यक्ष होके आए थे, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, वो इलाहाबाद से आए थे।
यहाँ तो खैर वो सागर से आए थे, लेकिन इलाहाबाद के रहने वाले थे और वो बहुत किताबें उनके इलाहाबाद में छपी थी। दो ही प्रकाशक थे वहाँ, एक राम नारायण लाल एंड सन्स और दूसरे गर्ग ब्रदर्स। तो गर्ग ब्रदर्स के प्रतिनिधि आए और रसाल जी से उन्होंने कहा कि किसी अध्यापक से लक्ष्मीनारायण मिश्र पर और जयशंकर प्रसाद पर आलोचनात्मक किताबें लिखवा दीजिए, क्योंकि इन लोगों की किताबें कोर्स में हैं बीए में। तो गुरुजी असल में एक हुआ ये था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जब आया था अस्तित्व में, तो एक कॉलेज था यहाँ पर महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज, वो पूरा का पूरा मर्ज हो गया था जी। उसके सब लोग जैसे भी थे सब आ गए थे उसमें, और सेंट एंड्रूज कॉलेज का केवल पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन आया था। तो इलाहाबाद से आए थे झा साहब और रसाल जी, इन लोगों के मन में ये था कि मर्जर की वजह से यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बहुत ख़राब हुआ है। तो उसके भरपाई के लिए भैरवनाथ झा ने देश विदेश से अपने अपने समय के प्रसिद्ध विद्वानों को यहाँ नियुक्त किया था। तो उनके मुंह से निकला कि कुछ नहीं, किसी अध्यापक से नहीं, ये हमारा विद्यार्थी तुम्हारी दोनों किताबें लिखेगा, लेकिन अभी ये फाइनल की तैयारी कर रहा है, तो मार्च के बाद, उस वक्त मार्च में परीक्षा हो जाती थी, तो कहा कि मार्च के बाद आना और इसको एडवांस पैसा देना। तो चला गया। फिर मैंने वो किताब अप्रैल से लेके जून तक 2 किताबें लिखी, 150 पेज की, एक लक्ष्मीनारायण मिश्र पर और एक जयशंकर प्रसाद पर जी। तो किताब लिखने का तो वहीं से मिल गया, और ज़िंदगी में पहला जो चेक मिला था मुझे 500 रुपये का, बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी 1960 में 61 में। तो उसके बाद फिर जब से आलोचनात्मक मेरी किताब जिसने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई वो घनानंद पर है। घनानंद मैं पढ़ा रहा था विश्वविद्यालय में जी। तो हमारे गुरुजी जिन्होंने यहाँ हमको पढ़ाया था वो पूना चले गए थे, तो मैकमिलन एंड कंपनी आई हिंदी में, और लगभग 10 बरस तक उसने बहुत अच्छी किताबें हिंदी में छापी। उसमें वो अपने प्रतिनिधियों को भेजती थी लेखकों के पास और किताबें लिखवाते थे। वो लोग बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छी तरह छापते थे। तो उन्होंने जो पहली किताब में मुझसे लिखवाई वो घनानंद का श्रृंगार काव्य है जी। ये उसके बाद 1 साल के अंदर उन्होंने मुझसे कहा कि एक और किताब लिखिए जिसमें टेक्स्ट भी हो। अच्छा। तो घनानंद का काव्य करके वो लिखा। और ये दोनों किताबें तब तक बहुत अच्छी तरह चलती बिकती रहीं जब तक मैकमिलन था। दिल्ली के प्रकाशकों की बदमाशी के कारण मैकमिलन चला गया 8-9 वर्ष बाद। तब उसके बाद आनंद घन वाणी प्रकाशन ने छापा और घनानंद का काव्य उसके वहाँ से राजकमल से, लोक भारती से छपा था, फिर राजकमल में। तो ये अब फिर उसके बाद मैंने कथा साहित्य पर काम किया है, वो हमारा विषय भी था। तो कथा साहित्य पर मैंने कई किताबें लिखी। उसमें आखिरी किताब है अभी उस निराला के कथा गद्य का आस्वादन। मेरी पुस्तकों की आलोचना कई 100 है, और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनको पुस्तकाकार छपाइए, तो मैं कहता हूं कि इसको आप छपाइए, मैं अब जिस फुर्सत होगी वो करेगा। तो कुछ लोग कर रहे हैं वो लेकर के इस तरह। और दूसरा मेरा क्षेत्र रहा है मध्यकालीन में कविता पढ़ाता रहा हूँ, और उस पर कई टेक्स्ट बुक्स लिखी मैंने, जो विद्यापति से लेके और तमाम लोगों पर। लेकिन विदेशों में जिससे मुझे दूसरी किताब से जिसे ज़्यादा सम्मान मिला, बार बार मुझे बुलाया गया, ये बिहारी सतसई का पुनर्पाठ जी। बिहारी पर 3-4 किताबें हैं, लेकिन ये अभी 2 साल पहले आई है। तो इन किताबों के घनानंद और बिहारी पर लिखी मेरी आलोचनात्मक किताबों से विदेश में मुझे भाषा विशेषज्ञ के रूप में जाना गया और बार बार बुलाया गया। तो ये तो आपके आलोचनात्मक पहलू आपका रहा जी जी। अब शोधकर्ता के रूप में भी आप जाने जाते हैं, तो शोध का आपका क्षेत्र क्या है? शोध का क्षेत्र हमारा वही है जब जैसे मध्यकालीन पर, जैसे तुलसीदास पर, सूर पर, विद्यापति पर, ऐसे प्राचीन कवियों पर, केशवदास पर सोचने की हिम्मत लोग नहीं करते हैं। इन पर मैंने पीएचडी करवाई, एमफिल भी करवाया, और लगभग 38-39 छात्रों ने
मध्यकाल और आधुनिक उस पर काम कराया। मैंने जैसे निराला पर काम करवाया जी, रामविलास शर्मा पर काम करवाया, नागार्जुन पर काम कराया, ये नागार्जुन के उस पर उपन्यासों पर भी और उनकी कविताओं पर भी अलग अलग काम करवाया। त्रिलोचन पर मैंने काम करवाया, त्रिलोचन के बरवे पर लिखवा। मैंने अभी मेरी एक किताब और आई हिंदुस्तानी एकेडमी से 2 साल पहले, रामविलास शर्मा का प्रेम परिसर, परिसर कैंपस वो कहते हैं जी। तो अक्सर प्रेम माने स्त्री पुरुष का प्रेम तक सीमित रह जाता है मामला। मैंने ये बताया रामविलास शर्मा ऐसे आदमी थे जिन्होंने ऐसी कुछ किताबें लिखी जो जिन पर लिखा रहता था कि घर के सदस्यों के बीच में ही एक पत्रिका वो निकालते हैं उनके परिवार के लोग, सचेतक। वो ऐसा अद्भुत परिवार रहा है कि सचेतक की उत्पत्ति इस तरह हुई कि वहाँ माना जाता था कि कोई भी आदमी, छोटे से छोटा बच्चा बड़े से बड़े आदमी की किसी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हाँ। तो उनके यहाँ एक स्लिप लगा दी जाती थी एक बोर्ड पर, किसी बच्चे को किसी बड़े आदमी में डांट दिया तो उस पर लिख देता था कि आपने गलत किया, और लोग डिस्कस करते थे। वही चल के विचार सचेतक में बदल गया। एक प्रोफेसर साहब चलते चलते एक बात एक लाइन में जानना चाहूंगी, कोरोना काल में आपकी सक्रियता क्या और कैसी रही? कोरोना काल में मेरी सक्रियता बहुत ज़्यादा रही। कारण ये है कि वैसे भी मैं बहुत निकलने का शौक नहीं है, बाजार में कभी जाता नहीं, और रिटायर हुए मुझे हो गया 23 साल, 98 में रिटायर हुआ था। तो अब जैसे आप लोगों ने बुला ले तो मैं घर से नहीं निकलता हूँ। तो कोरोना काल मेरे लिए इस कदर महत्वपूर्ण रहा कि बहुत सारी रचनाएं मेरी जो अधूरी थी उनको पूरा किया मैंने, कुछ और नई बनी जो अभी बन ही रही हैं। उसी कोरोना काल में ही ये इसमें मेरे 2 उपन्यासों का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, उसमें समय लगा। तो मेरा बहुत अच्छा उपयोग हुआ कोरोना काल में। साहित्य प्रेमियों के लिए निश्चित रूप से हमारी आज की ये बातचीत बहुत ही लाभप्रद रही। डॉक्टर रामदेव शुक्ल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष जरूर होता है। आवश्यकता है अपने अंदर के गुण को पहचाने और उस गुण को विकसित करके समाज में एक उदाहरण बने। आने वाले दिनों में फिर ऐसी ही बातचीत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।